नमस्कार मित्रों, आज हम रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल कुमार होम स्टडी को पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मित्रों, आजकल की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके ट्रेंड को अगर हम देखें तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत में से अवश्य ही प्रश्न आ जाता है, क्योंकि इनकी पुस्तक एक थ्योरी ऑफ जस्टिस 20वीं सदी की चर्चित पुस्तकों में से एक रही है और रॉल्स उन महान राजनीतिक दार्शनिकों में गिना जाता है जिनमें प्लेटो को हम जिस स्तर पर मानते हैं उस स्तर का राजनीतिक दार्शनिक रॉल्स को माना जाता है। तो इनके न्याय सिद्धांत में से अवश्य ही परीक्षाओं में प्रश्न आता है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप अगर प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, पीछे के प्रश्न पत्रों को, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। हम रॉल्स के जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रॉल्स का जन्म फरवरी 1921 में अमेरिका में हुआ। रॉल्स एक उदारवादी समतावादी विचारक थे। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहे और वो एक महान राजनीतिक दार्शनिक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत लंबे समय के बाद एक महान दार्शनिक का जन्म हुआ है। इसी दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी, तब जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे। इसी पुस्तक में रॉल्स अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है और ये पुस्तक मित्रों 1971 में प्रकाशित हुई थी। रॉल्स ने प्लेटो की भांति न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज की विवेकपूर्ण और तर्कसंगत संरचना प्रस्तुत की। यानी ये प्लेटो के समान ही अपने आदर्श राज्य का आधार न्याय को बताते हैं। अतः कहा जाता है कि प्लेटो के बाद इतनी वर्षों में कोई महान दार्शनिक पैदा हुआ है। रॉल्स परंपरागत राजनीति विज्ञान का पुरोधा माना जाता है। मित्रों, रॉल्स एक प्रतिभाशाली विचारक था, विलक्षण प्रतिभा का धनी था। तो वो अपने आसपास समाज में असमानता देखता है और उसी असमानता में वो न्याय ढूंढने का प्रयास करता है। वो कहता है कि ये जो असमानता है ये वर्तमान उदार पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था के कारण है, जिसके कारण पूंजीपति और गैर पूंजीपति, मालिक और मजदूर का विभेद समाज में पैदा हो जाए। लेकिन वो कहता है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करने से न्याय नहीं होगा। तो इस पूंजीवादी व्यवस्था को बरकरार रखते हुए रॉल्स न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। रॉल्स अब असमानता को दो प्रकारों में बांट देता है। एक को वो न्यायपूर्ण असमानता कहता है और दूसरे को अन्यायपूर्ण असमानता कहता है। न्यायपूर्ण असमानता के बारे में वो कहता है कि अगर समाज में असमानता व्याप्त है, लेकिन अगर उस असमानता से गरीब या हीनतम या कमज़ोर या पिछड़े व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, तो वो असमानता न्यायपूर्ण होगी, तर्कसंगत होगी। लेकिन अगर उस असमानता से हीनतम व्यक्ति, पिछड़े हुए व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो वो राज्य से, कानून बनाने वालों से, नीति निर्माताओं से ये आग्रह करता है, सरकार से आग्रह करता है कि ऐसी असमानता को समाप्त कर देना चाहिए। अब रॉल्स के हम न्याय सिद्धांत के विकास का अध्ययन करें। दोस्तों, समाज में व्याप्त इन्हीं सामाजिक विषमताओं को रॉल्स ने समझा और 1957 में एक लेख लिखता है, जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय उचितता के रूप में। और इसी लेख को बाद में रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत का आधार बनाता है। दोस्तों, इसके बाद रॉल्स उस महत्वपूर्ण पुस्तक को लिखता है जो काफ़ी चर्चित रही, जिसमें उसके न्याय का सिद्धांत है। 1971 में प्रकाशित हुई ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए 1993 में पॉलिटिकल लिबरलिज्म में वो फिर न्याय का एक संशोधित रूप प्रस्तुत करता है। फिर 1999 में लॉ ऑफ पीपल्स
में न्याय सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने की बात करता है। इस प्रकार दोस्तों रॉल्स है वो जीवन भर न्याय के बारे में ही लिखता रहा और 2002 में रॉल्स की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों रॉल्स है वो अपने न्याय सिद्धांत के शुरू में ही उपयोगितावादियों का खंडन करता है, क्योंकि इनका ये जो न्याय का सिद्धांत है ये उपयोगितावाद के एक अल्टरनेट के रूप में प्रस्तुत करता है। वो उपयोगितावादियों का खंडन करता है, उनके विचार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विरोध करता है और कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों के सुख के कारण अल्पसंख्यक व्यक्तियों का अहित हो जाता है, उनके साथ अन्याय होता है। तो ये विचार सही नहीं है। फिर रॉल्स है वो उदारवादी विचारक हेयक के समान ही प्रगति बनाम न्याय के संघर्ष में प्रगति का पक्ष न लेकर न्याय का पक्ष लेता है और कहता है कि हम उन्नति और प्रगति की आवाज़ में न्याय की आवाज़ को दबा नहीं सकते। यानी हमें प्रगति चाहिए, लेकिन उस प्रगति के लिए हम न्याय को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो नैतिक न होकर अनैतिक हो जाएगा और न्याय के बिना आदर्श समाज और प्रगति दोनों ही असंभव हैं। इस प्रकार जो रॉल्स है वो उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन करता है और प्रगति बनाम न्याय में न्याय की वकालत करता है, न्याय का पक्ष लेता है। दोस्तों यहाँ पर वो नैतिक न्याय की बात करता है, इसलिए ये कांट के काफ़ी नज़दीक है और कांट से ये प्रभावित है। अब मित्रों रॉल्स कहता है कि असमानता है वो समाज का यथार्थ है। वास्तविकता तो यही है कि प्रत्येक समाज में असमानता पाई जाती है और बिना असमानता के वर्तमान में कोई भी समाज हमें दिखाई नहीं देता और असमानता है वह अन्याय को जन्म देती है। इस प्रकार वो कहता है कि न्याय की समस्या का इतिहास बहुत पुराना है। रॉल्स अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहता है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रमुख सद्गुण है, यानी समाज का प्रमुख सद्गुण है। न्याय के अलावा समाज में और भी गुण अपेक्षित हैं, परंतु अन्यायपूर्ण समाज निंदनीय है। इस प्रकार समाज का प्रमुख सद्गुण वो न्याय को बताता है। अन्यायपूर्ण समाज कभी प्रशंसनीय नहीं है। न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है। तो इस प्रकार मित्रों रॉल्स है वो अपने आदर्श समाज या आदर्श राज्य का जो आधार है वो न्याय को प्रस्तुत करता है और वो कहता है कि कोई भी सामाजिक संस्था है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। बिना अन्याय के किसी भी प्रकार का समाज है वो निंदनीय है, स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों अब रॉल्स कहता है कि न्याय क्या है, न्याय की प्रमुख समस्या क्या है। तो यहाँ पर रॉल्स कहता है कि न्याय की प्रमुख समस्या ये है कि समाज में लोगों के बीच प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किस आधार पर हो। अगर ये आधार न्यायपूर्ण है तो समाज न्यायपूर्ण है, और अगर ये न्यायपूर्ण नहीं है, इसका आधार न्यायपूर्ण नहीं है, तो ये न्याय नहीं है, अन्याय है। प्राथमिक वस्तुओं में वो वस्तुओं को, पद को, सेवाएं, अवसर, धन, संपदा, इन सब को शामिल करता है और कहता है कि इनका वितरण अगर न्यायपूर्ण है तो व्यक्तियों का कल्याण होगा। तो इसका न्यायपूर्ण और उचित आधार क्या हो, इसी को ढूंढने के लिए रॉल्स है वो न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इस प्रकार दोस्तों रॉल्स है वो वितरणात्मक न्याय की स्थापना करता है और रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो सामाजिक न्याय की स्थापना करता है, क्योंकि समाज के पिछड़े हुए व्यक्तियों को वस्तुओं, संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण हो, इसलिए वो इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। तो रॉल्स न्याय के प्रमुख समस्या यही बताता है कि लोगों के बीच प्राथमिक जो वस्तुएं हैं, जैसे पद हैं, सेवाएं हैं, अवसर हैं, धन है, संपदा है, इन सब का वितरण किस प्रकार किया जाए, इनका आधार क्या हो। इसी के लिए रॉल्स है वो अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना करता है और कुछ इस प्रकार के नियमों को, इस प्रकार के सिद्धांतों को बनाना चाहता है जिनके आधार पर सभी व्यक्तियों का, हीनतम व्यक्तियों का कल्याण हो। तो इसके लिए वो न्याय के नियमों को बनाने के लिए आगे क्या प्रक्रिया अपनाता है वो हम आगे देखते हैं। अभी देखिए मित्रों, रॉल्स कहता है कि ये जो न्याय के नियम हैं ये तो व्यक्ति बनाएंगे,
समाज में व्यक्ति रहते हैं तो वो व्यक्ति मिलकर ही एक न्याय का सिद्धांत बनाएंगे। इस समय रोल्स है वो समझौतावादियों की तरफ जाता है। समझौतावादी सिद्धांत की तरफ जाकर के वो कहता है कि हमें एक आदर्श समाज का निर्माण करना है। तो वो कहता है कि सभी व्यक्ति आपस में इकट्ठा होंगे और वो जो व्यक्ति हैं जो आपस में समझौता करेंगे वो विवेकशील हैं, विवेकी हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धि है उनके पास। इस प्रकार हम रोल्स के न्याय सिद्धांत को न्याय का समझौतावादी सिद्धांत भी कह देते हैं। यहाँ रोल्स का एक कथन है कि मेरा सामाजिक अनुबंध किसी विशेष प्रकार के समाज से संबंधित नहीं है, मेरा मुख्य संबंध तो आवश्यक न्याय सिद्धांतों का निर्माण करना है। यानी वो ये समझौता जो करता है, ये जो अनुबंध होता है, इसके लिए वो ये नहीं कहता है कि मैं कोई विशेष प्रकार का समाज का निर्माण करने जा रहा हूँ। ये तो कहता है कि हम तो न्याय के नियम बनाने के लिए ये अनुबंध कर रहे हैं। ये समझौता विवेकी व्यक्ति करेंगे, जिन्हें रोल्स है वो विवेकशील कर्ता कहता है, विवेकशील कर्ता कहता है उन व्यक्तियों को। और बाद में इन्हीं नियमों के आधार पर सामाजिक सहयोग के साथ न्यायपूर्ण और आगे चलकर लोकप्रिय सरकारों का निर्माण करेंगे, लोकप्रिय नीतियों का निर्माण भी करेंगे। तो इसलिए हम कुछ ऐसे सिद्धांत बनाना चाहते हैं, उन सिद्धांतों के लिए हम एक अनुबंध करना चाहते हैं। तो यहाँ लोक है वो समझौतावादियों की तरफ जाता है और कहते हैं कि रोल्स है वो लोक से प्रभावित होकर सामाजिक समझौता सिद्धांत को अपने न्याय के सिद्धांत में अपनाता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब दोस्तों, रोल्स ये भली भांति जानता है कि जब न्याय के नियम बनाए जाएंगे तो वो पक्षपातपूर्ण बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति अपने पक्ष में इन सिद्धांतों को मोड़ना चाहेगा। इससे क्या होता है कि जो सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति होता है उसके साथ अन्याय हो जाता है। तो यहाँ पर रोल्स एक काल्पनिक अवस्था की कल्पना करता है, जिसे वह समझौतावादियों की प्राकृतिक अवस्था की जगह मूल स्थिति कहता है, ओरिजिनल पोजीशन। वो कहता है कि जब न्याय के नियम बनाए जाएंगे तो सभी व्यक्ति एक ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे, मूल स्थिति में चले जाएंगे। मूल स्थिति में का अर्थ ये नहीं है कि वो अज्ञानी होंगे, वो बुद्धिमान होंगे, उन्हें विज्ञान और तकनीक का ज्ञान होगा, विकास में उनकी रुचि होगी। क्योंकि यहाँ मूल स्थिति का मतलब है कि सभी स्त्री पुरुष जो विवेकशील हैं वो मिलकर एक सामाजिक अनुबंध करते हैं, सभी लोग विवेकी हैं, उन्हें विज्ञान और तकनीक का ज्ञान है, अज्ञानी नहीं है। पर उस मूल स्थिति में वो कहता है कि ये सभी व्यक्ति एक अज्ञानता के आवरण के पीछे चले जाएंगे, वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता के पर्दे के पीछे रहेंगे। यहाँ अज्ञानता का पर्दा जो है उसका अर्थ ये है कि विवेकी होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी उन्हें समाज में अपनी स्थिति, अपना स्थान और अपना वर्ग का ज्ञान नहीं होगा। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि जब ये न्याय के नियम बन जाएंगे तो उसके बाद में वो किस स्थिति में होंगे, उनकी समाज में स्थिति क्या होगी, वो अमीर होंगे या गरीब होंगे, भूमिपति होंगे या भूमिहीन होंगे। क्योंकि इन पर अज्ञानता का आवरण है, इसलिए इन लोगों को ये नहीं पता है। तो इसीलिए वो मूल स्थिति की कल्पना करता है और वहाँ पर वो अज्ञानता के आवरण की बात करता है। जब लोग अज्ञानता के आवरण के पीछे रहेंगे, उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि मूल स्थिति, अपना स्थान और वर्ग क्या है और क्या होने वाला है आगे। तो वो न्याय के निष्पक्ष नियम ही बनाएंगे, क्योंकि वो खुद किसी भी वर्ग में आ सकते हैं, इसलिए वो अपना अच्छे से अच्छा चाहेंगे। इसका उदाहरण, एक केक का उदाहरण भी दिया जाता है। मान लीजिए एक केक है और 4-5 आदमी हैं, किसी एक व्यक्ति को उसे काटने के लिए कह दिया जाता है। दूसरा व्यक्ति है वो उनमें से पीस लेगा, लेकिन जो काटने वाला व्यक्ति है उसको ये नहीं पता कि उसे पहला टुकड़ा मिलेगा या अंतिम टुकड़ा मिलेगा। क्योंकि अगर उसे ऐसा पता होता तो वो बड़ा या छोटा टुकड़ा कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन सा टुकड़ा मिलेगा। तो संभावना तो अधिकतम यही है ना कि वो समान टुकड़े ही काटेगा। इसलिए इस प्रकार के ही नियम बनाए जाएंगे कि अधिकतम लोगों का, यानी सभी लोगों का कल्याण हो, इसमें हीनतम व्यक्ति को भी लाभ हो, जो व्यक्ति अंतिम टुकड़ा उठाएगा उसे भी समान टुकड़ा ही मिले। तो इस प्रकार वो एक मूल स्थिति की कल्पना करता है, लोगों को अज्ञानता के आवरण के पीछे लेके जाता है, ऐसी कल्पना करता है वो। ये काल्पनिक स्थिति है और इस वेल ऑफ इग्नोरेंस के कारण व्यक्ति इन नियमों को, इन परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की सौदेबाजी नहीं कर सकते।
और जो न्याय के नियम बनेंगे वो निष्पक्ष होंगे। उन्हें न्याय के नियम बनाने के बाद अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, वो अमीर होंगे या गरीब होंगे। वे नैतिक नियमों से बंधे होते हैं, जिस कारण अहमवादी नहीं है वो। वे प्राथमिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि से सरोकार रखते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उन्हें क्या मिलता है या दूसरे व्यक्ति को क्या मिलता है। यहाँ एक व्यक्ति की संपूर्ण जो इच्छा है वो संपूर्ण समाज की इच्छा है, और वो जोखिम नहीं उठाना चाहते, कम जोखिम वाला रास्ता अपनाते। यानी केक के टुकड़े को समान रूप से काटने के समान ही वो सभी व्यक्तियों के लिए समान नियमों का निर्माण करेंगे। इस प्रकार मूल स्थिति में सभी व्यक्ति न्याय के नियमों के निर्माण की सहमति पर पहुंचते हैं। यहाँ न्याय उचितता के रूप में एक नैतिक सद्गुण बन जाता है, और जो सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण होना चाहिए। यहाँ रोल्स है वो अंतिम व्यक्ति के लाभ की बात करता है, और रोल्स अंतिम व्यक्ति की लाभ बात करते हुए कहता भी कि प्रत्येक समाज है वो एक जंजीर के समान है, और कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी से मजबूत नहीं होती। इस प्रकार रोल्स है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात नहीं करके अंतिम व्यक्ति के लाभ की बात करता है, और कहता है कि सभी व्यक्तियों के सुख को बढ़ाकर, सुखी व्यक्तियों के सुख को बढ़ाकर दुखी लोगों का हिसाब बराबर नहीं कर सकते। इसलिए वो ऐसे नियम बनाता है जिनसे हीनतम व्यक्ति के कल्याण की बात जिन सिद्धांतों में हो। अब रोल्स है वो न्याय के नियम या सिद्धांत बनाता है। रोल्स के अनुसार सभी विवेकी व्यक्ति सामाजिक समझौता के तहत मूल स्थिति में रहते हुए, अज्ञानता के पर्दे के पीछे रहते हुए अपने आप को हीनतम स्थिति से बचाने के लिए अपने लिए निष्पक्ष न्याय के नियम बनाएंगे, और इस सामाजिक न्याय की स्थापना के 2 नियम होंगे। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं इसे 3 नियम भी कहा जाता है, 3 सिद्धांत भी कहते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि 3 हैं, लेकिन मुख्यतः नियम 2 हैं और पार्ट 3 हैं, 3 भाग हैं। यह आपको देखो आगे समझ में आ जाएगा। पहला नियम, प्रथम नियम बनाता है कि सभी को अधिकतम स्वतंत्रता मिले, जो दूसरों को भी उतनी हो जितने की मुझे मिले। तो पहला जो नियम है, प्रथम नियम है, वो स्वतंत्रता का नियम है। दूसरा वो सिद्धांत बनाता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस रूप में व्यवस्थित करना चाहिए कि हीनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो। इसे भेदमूलक या तर्कसंगत असमानता भी कहते हैं। दूसरा है कि सभी के लिए पद और स्थितियां खुली हों, यानी समान अवसर का सिद्धांत। प्रथम, सभी को अधिकतम स्वतंत्रता मिले, इसे हम स्वतंत्रता का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस रूप में व्यवस्थित करना चाहिए कि 2 का हीनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो, यानी तर्कसंगत और भेदमूलक असमानता। और दूसरा है कि सभी व्यक्तियों के लिए पद और स्थितियां खुली हों, इसे अवसर का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रथम नियम, ये नियम लोगों को समान और अधिकतम स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता, मताधिकार, संपत्ति खरीदने, संपत्ति बनाने, कानून के समक्ष समानता। ये सभी स्वतंत्रताओं के लिए रोल्स कहता है कि ये सभी को समान और अधिकतम होनी चाहिए। इसमें रोल्स कहता है कि इन मूल स्वतंत्रताओं में से किसी भी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहिए। केवल एक स्थिति में सीमित किया जा सकता है कि एक स्वतंत्रता को सीमित करने से व्यक्ति की दूसरी मूल स्वतंत्रताओं पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तब तो हम इनको सीमित कर सकते हैं। अन्यथा हमें सभी लोगों को समान और अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। रोल्स कहता है कि संविधान निर्माताएं या कानून निर्माता जो हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, उनको इस नियम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी सबसे पहले इस नियम को रखना चाहिए। उन्हें सबसे पहले सभी लोगों के लिए मूल स्वतंत्रताओं की स्थापना करनी चाहिए। सभी को ये बेसिक जो स्वतंत्रताएं हैं ये प्रदान करनी चाहिए। सामाजिक न्याय के लिए इन स्वतंत्रताओं को व्यापक बनाना चाहिए और असंतुलन को समाप्त करना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति तक इनकी पहुंच होनी चाहिए और 1-2 व्यक्तियों के बीच में इसके असंतुलन को भी समाप्त करना चाहिए, यानी सभी को ये स्वतंत्रताएं समान और अधिकतम मिलनी चाहिए।
और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखना चाहिए। तो ये है रोल्स के न्याय सिद्धांत का प्रथम नियम, स्वतंत्रता का नियम। अब हम दूसरा सिद्धांत पढ़ें। दूसरा जो सिद्धांत है वो है भेदमूलक या तर्कसंगत असमानता। और यह आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि भेदमूलक या तर्कसंगत असमानता किसे कहता है रोल्स। इसमें रोल्स आय का पुनर्वितरण सभी में समान हो यह आवश्यक नहीं है। रोल्स कहता है कि भाई समाज के द्वारा जो आय का वितरण, संसाधनों का वितरण किया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी में समान हो, लेकिन ये असमान वितरण ऐसा हो कि गरीब व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस असमानता को तभी तर्कसंगत ठहराया जा सकता है, तभी न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है जब ये साबित हो जाए कि इससे गरीबों को अधिक फायदा होगा। ये साबित हो जाए। इसलिए रोल्स यहाँ धनिक व्यक्तियों पर, जो अमीर लोग हैं, उन पर टैक्सेशन की बात करता है, यानी करारोपण की बात करता है। और वो कहता है कि उनकी जो अतिरिक्त आय है, जो उनकी अधिक इनकम है दूसरे लोगों से, उस पर टैक्स लगा दिया जाए और उसको गरीबों के कल्याण हेतु खर्च कर दिया जाए। तो ये जो असमानता है ये न्यायपूर्ण हो जाएगी और उस पैसे से उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं और उनकी स्थिति को अच्छा किया जाए। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि रोल्स है वो कल्याणकारी राज्य का भी समर्थन करता है, टैक्स लगाने की बात करता है, वो कर का समर्थन करता है कि अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर उस अतिरिक्त पैसे को गरीब लोगों के कल्याण में खर्च कर दिया जाए, और उस असमानता को तर्कसंगत असमानता कहता है। अब उनका तीसरा सिद्धांत यानी दूसरे का व्यय, अवसर की समानता। हमें सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि सभी को अधिकतम समान अवसर प्राप्त हो। यहाँ रोल्स कहता है कि राज्य को या समाज में जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये विभेद देखे बगैर हमें पद और सेवाएं प्राप्त करने का समान अवसर सभी को देना चाहिए। अगर किसी कारण से इसमें अड़चन पैदा होती है, यानी आय के स्तर से या जाति वर्ग के कारण, तो राज्य को इन्हें दूर कर देना चाहिए। अर्थात यहाँ रोल्स है वो आरक्षण और छात्रवृत्तियों की बात करता है। देखिए इसको इस प्रकार समझिए, मान लो लीजिए दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति वो बहुत अच्छी नौकरी करता है, दूसरा व्यक्ति वो मजदूरी करता है। दोनों के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन एक की आय कम होने की वजह से वो एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाता, और दूसरे जो अमीर लोग हैं उसके बच्चे अच्छे विद्यालयों में पढ़ लेते हैं। दोनों में टैलेंट बराबर है, लेकिन सुविधाओं की कमी से मजदूर का बच्चा गरीब रह जाता है, नौकरी या पद नहीं प्राप्त कर पाता। तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि हमें अवसर की समानता सभी को देनी है, और अगर इसमें कहीं कोई अड़चन पैदा होती है तो राज्य को उन्हें दूर करना चाहिए। और दूर करने के उपायों के लिए रोल्स कहता है कि आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, उनके लिए स्कॉलरशिप की जा सकती हैं, तो ताकि इससे क्या होगा कि जो सुविधाहीन वर्ग है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा और उसे भी समान अवसर की स्वतंत्रता प्राप्त करने योग्य बनाया जा सकेगा। तो यहाँ इस प्रकार रोल्स है वो अवसर की समानता की बात। देखिए जहाँ रोल्स है वो तर्कसंगत असमानता में ये कहता है कि वहाँ भी ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है, लेकिन वहाँ उनकी आय की असमानता को दूर करने के लिए राज्य द्वारा टैक्स लगा दिया जाता है, ताकि उस अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की आय की असमानता का जो गैप है उनके बीच में उसको कम कर दिया जाता है, और उस अतिरिक्त पैसे को गरीबों के कल्याण के लिए लगा दिया जाता है। अवसर की समानता में वो ये कहता है कि सभी को अवसर की समानता अगर नहीं प्राप्त हो रही है तो यहाँ जो रोल्स है वो रिजर्वेशन की बात करता है और स्कॉलरशिप्स की बात करता है, निःशुल्क शिक्षा की भी बात करता है कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, अच्छी कोचिंग से सरकारी स्कूलों की स्थापना की जाए, सरकारी स्तर पे उनको पुनर्बलन दिया जाए, उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि वो भी अवसर की समानता है वो प्राप्त करने योग्य बन सकें। सुविधाहीन वर्ग है वो अपने आप को उसको सौभाग्यशाली बनाना है ताकि वो भी इन अवसरों को, इन पदों को, इन सेवाओं को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सके। इस कारण से वो पीछे नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार मित्रों हमने रोल्स के न्याय के तीनों सिद्धांतों का अध्ययन हम कर चुके हैं।
अब इनके बारे में एक मुख्य बिंदु है जो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। रॉल्स कहता है कि जब भी मेरे ये न्याय के नियम लागू किए जाएं तो इनका एक प्राथमिकता क्रम होगा। वो इस प्रकार होगा, सबसे पहले नियम 1 सिद्धांत 1 लागू किया जाएगा, फिर सिद्धांत 2 का ब, फिर 2 का ए। यानी सबसे पहले समान और अधिकतम स्वतंत्रता का नियम लागू किया जाएगा, फिर अवसर की समानता का नियम लागू किया जाएगा और सबसे अंत में भेदमूलक या तर्कसंगत असमानता का सिद्धांत लागू किया जाएगा। इन्हें लागू करने का क्रम यही रहेगा। तो इस प्रकार मित्रों हमने देखा कि रॉल्स एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए न्याय को आधार बनाता है, एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना करता है जिसे वो मूल स्थिति कहता है। वहाँ पर स्त्री और पुरुष जो विवेकशील है उनके बीच में अनुबंध होता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्वीकार करता है और वो ये बताता है कि वो जो सभी व्यक्ति हैं वो विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, विज्ञान और तकनीक का उन्हें ज्ञान है। लेकिन उसे ये डर है कि जो न्याय के नियम बनाए जाते हैं वो निष्पक्ष नहीं होते, भेदभाव होता है उनमें। इसलिए वो उन व्यक्तियों को अज्ञानता के आवरण के पीछे लेके जाता है। अज्ञानता के आवरण का मतलब है कि वो विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन उन्हें समाज में अपनी स्थिति, अपना स्थान और अपने वर्ग का ज्ञान नहीं है। अमीर हैं या गरीब हैं, न्याय के नियम बनने के बाद वो किस वर्ग में, किस स्थिति में, उनके समाज में उनका स्थान क्या होगा ये उन्हें पता नहीं है। इसलिए वो अपने अधिकतम हित की ही बात करते हैं, सभी के अधिकतम हित की बात करते हैं और ऐसे निष्पक्ष न्यायपूर्ण न्याय के नियम बनाए जाएंगे कि सभी को फ़ायदा हो। तो ये रॉल्स का न्याय सिद्धांत है। अगली वीडियो में दोस्तों, क्योंकि रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो काफ़ी क्लिष्ट भी है और बड़ा भी है, मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है। अगली वीडियो में हम न्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देखना मत भूलिएगा। और दूसरा, न्याय सिद्धांत जो रॉल्स का है उसकी आलोचनाएं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न जो हैं वो आलोचनाओं से भी आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।